तो बेटा हम आज अब स्टार्ट कर रहे हैं अगला चैप्टर हमारा बायोटेक्नोलॉजी का, एंड दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। देखो पिछले वाले चैप्टर में जब अपन लास्ट चैप्टर में पढ़ रहे थे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड इट्स प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, तो प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में अपन ने पढ़ा था बायोटेक्नोलॉजी है क्या, है ना, कैसे एलियन डीएनए निकालते हैं, कट करते हैं, कौन कौन से एंजाइम्स काम में आते हैं, फिर वेक्टर डीएनए क्या होता है, कॉम्पिटेंट होस्ट क्या होता है, आरडीएनए कैसे बनाया जाता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे की जाती है, पीसीआर कैसे किया जाता है, फर्मेंटर्स क्या होते हैं, बैच प्रोसेस क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेसिंग क्या होती है ना, इन सब चीजों के बारे में अपन ने वहां डिस्कस किया। बट नाउ अब अपन इस चैप्टर में बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस के बारे में। भाई बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन, एक जो सिंपल सी डेफिनेशन मैंने वहां दी थी वो ये मैंने कहा था कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हुए ऑर्गेनिजम्स में इस तरह से कुछ चेंजेस करना जिससे वो हमारे वेलफेयर के लिए, ह्यूमंस के वेलफेयर के लिए बेनिफिशियल हो। वो ब्रांच ऑफ जो साइंस थी उसी को हमने क्या कहा था, वी कॉल्ड इट एज अ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है ना। तो बायोटेक्नोलॉजी इज व्हाट, अगर आपसे कोई कहे सिंपल सी लैंग्वेज में और एक टर्म यहां पर कहे तो हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी इज प्रोडक्शन ऑफ जीएमओ, जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जो माइक्रोब्स बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंजाइज हो सकती हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, जिनको हम इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज करते हैं for the production of biopharmaceutical substances और certain biological products जो कि diagnostics में या therapeutic treatments में या agriculture में या food industries में या bioremediation में या waste treatment में या energy production जैसे किसी सब process में काम में आते हैं। जैसे एक इस चैप्टर को शुरू करूं मैं, उससे पहले एक सिंपल सा एग्जांपल दे दूं ताकि तुम्हारे को समझ में आ जाए कि ये चैप्टर हम करना क्या चाह रहे हैं। देखो सी के अंदर अगर आप देखो ना, ऑयल टैंक्स जो हैं वो शिप, जैसे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना होता है ना। अब मान लो सऊदी अरब में या सूडान में या वहां पर कहीं पर शिप जो है पेट्रोल या क्रूड ऑयल बन रहा है, अब उसको वहां से क्रूड ऑयल को वहां से जो है लंदन ले जाना है, तो कैसे लेके जाएंगे, शिप के थ्रू, बाय द शिप। और जब शिप में लेके जा रहे हैं, अगर उन शिप्स में कुछ लीकेज हो गया तो वो सारा का सारा ऑयल पानी के ऊपर फैल जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑयल स्पिल्स। क्या कहा जाता है उसको, ऑयल स्पिल। यस और नो, आया ना, ऑयल स्पिल्स बोलते हैं ना उसको। तो ऑयल स्पिल हो जाता है। अब ऑयल स्पिल हो गया, ये सी है भाई, और इस सी के अंदर यहाँ ऑयल स्पिल हो गया, ये पूरा ऑयल फैल रहा है। तो नेचुरली क्या हो गया, ऑक्सीजन जो डिजोल्व होके सी के अंदर, यहाँ सी वाटर में जो डिजोल्व होती थी और जो यहाँ पर मिलने वाली एक्वेटिक लाइफ को अवेलेबल होती थी, वो ऑक्सीजन कम हो जाएगी और यहाँ एनिमल्स जो है या एक्वेटिक लाइफ जो वो मरना शुरू होगी। तो ऑयल स्पिलिंग होना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए। और जब भी कभी ऐसा ऑयल स्पिलिंग कहीं पर हो जाता है तो हमको क्या करने पड़ते हैं, वहां पर फोम्स एंड केमिकल्स यूज करने पड़ते हैं। कुछ इस तरह के फोम्स एंड केमिकल्स यूज किए जाते हैं जो इन ऑयल स्पिल्स को क्या करे, डिग्रेड करे और खत्म करे। लेकिन अब ये काफी मनी टेकिंग प्रोसेस होता है और प्लस बड़ा थोड़ा सा, क्योंकि जब ये ऑयल स्पिल इतनी दूरी तक 20, 25, 10, 15 किलोमीटर में फैल गया तो बड़ा मुश्किल होता है उसको कंट्रोल करना ऐसे। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी का देखो यहाँ पर रोल हम बोले तो सुडोमोनास बैक्टीरिया की एक मॉडिफाइड वो बनाई गई स्ट्रेन बनाया गया जिसको नाम दिया गया चक्रवर्ती बग। और वो चक्रवर्ती बग जो था, दैट वाज हैविंग अ नेचुरल प्रॉपर्टी टू डिकम्पोज द ऑयल स्पिल्स व्हिच इज स्प्रेडेड ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। तो अब क्या करते हैं, हमने बायोटेक्नोलॉजी की तरीके यूज करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड, हमने एक बैक्टीरिया बनाया, सुडोमोनास की एक स्ट्रेन बनाया जिसको हमने चक्रवर्ती बग बोला। और जब अब कभी भी ऑयल स्पिल होता है तो हम इस फोम्स और केमिकल्स के साथ साथ उन बैक्टीरिया को भी वहां पर क्या करते हैं, फेंकते हैं, उनको भी स्प्रे करते हैं।
एंड इन दैट वे वो क्या करते हैं वहां पर इन ऑयली सब्सटेंसेस को डिकम्पोज करते हुए मल्टीप्लाई करके और वहां पर इनको जल्दी से जल्दी क्या करते हैं, खत्म करने का काम करते हैं। इन दैट वे हम कंपैरेटिवली और आसानी से अब इन ऑयल स्पिल्स का कंट्रोल कर पा रहे हैं कंपैरेटिव टू द अर्लियर कंडीशन। हालांकि अभी भी मुश्किल है, बट स्टिल उसके बावजूद भी दिस इज क्वाइट गुड, काफी अच्छा हो गया है। तो देखो बायोटेक्नोलॉजी के कारण हम ये चीज कर पाए। आई बात समझ? तो बायोटेक्नोलॉजी इज व्हाट? बायोटेक्नोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ द साइंस व्हिच इज वर्किंग फॉर द वेलबींग ऑफ द ह्यूमंस। ठीक है। और बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च एरिया, अगर आपसे पूछेंगे भाई क्या रिसर्च एरिया है सर बायोटेक्नोलॉजी में, हम क्या क्या कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है, हम बायोटेक्नोलॉजी में हम कोशिश कर रहे हैं कि जो कैटलिस्ट है ना, हम we provide the best catalyst in the form of the improvised organisms or microbes or the pure enzymes use कर पाए, so that हमारे को जो डिजायरेबल डीएनए कट करना है या डीएनए को जोड़ना है वो बड़ा स्पेसिफिक तरीके से आसानी से हो पाए। तो सबसे पहली चीज तो बायोटेक्नोलॉजी में यही रिसर्च चल रही है कि हाउ दीज ऑल एंजाइम्स कैन बी डेवलप्ड और फाइंड आउट और रिसर्च्ड। लाइक पीसीआर के लिए थर्मस एक्वेटिकस हमने थर्मल वेंट्स में मिलने वाले बैक्टीरिया टैग थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से निकाला, तो ढूंढा तभी तो पता चला। या ऑप्टिमम कंडीशंस क्या होनी चाहिए उनके बारे में नॉलेज, उनके लिए रिसर्च करना है ना। इंजीनियरिंग हम लर्निंग बाय डूइंग, हम कर करके देखते हैं एक्सपेरिमेंटेशंस को, एंड देन वी आर लर्निंग कि भैया कोई एंजाइम कौन सी कंडीशंस में किस कंडीशंस में बेस्ट एक्ट करेगा एंड ऑल। And another thing, improvisation, regular improvisation in downstreaming processes. डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेसेस की टेक्नोलॉजीज को हमारे और इंप्रोवाइज करना हर रोज, ताकि हम क्या कर पाए, बेटर तरीके से प्योरिफाइड मटेरियल्स को निकाल पाए और वो हमारे लिए यूज हो पाए। ये बेसिकली रिसर्च एरियाज हैं बायोटेक्नोलॉजी के। तो क्वेश्चन आता है कि सर क्या वास्तव में हम बायोटेक्नोलॉजी का कहीं यूज कर रहे हैं क्या अभी? Are we using somewhere बायोटेक्नोलॉजी? क्या हमारे ये यूज हो रहा है बायोटेक्नोलॉजी, कहीं पे इस तरह से काम आ रहा है क्या? ठीक है, तो हम कहते हैं बिल्कुल आ रहा है। बहुत सारी जगहों पे हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। वी आर यूजिंग इट, कई सारी जगहों पर यूज हो रहा है। देखना, ध्यान से समझना बेटा। तो पहला टॉपिक मेरा जो यहां आता है इसी चीज पे, जैसे ही मैं ये बोलता हूं तो फर्स्ट टॉपिक मेरा आ जाता है यहां पर, बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर के बारे में मैं यहां पर जब बात करता हूं तो देखो एक बात समझना, जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, है ना, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान हमने क्या चीज सीखी थी? हमने चीज सीखी थी कि भाई अगर आपको यील्ड बढ़ानी है, आपको क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाना है ना, तो उसके लिए क्या करो, आप केमिकल इंसेक्टिसाइड्स यूज करो, है ना, इंसेक्टिसाइड्स यूज करो, पेस्टिसाइड्स यूज करो, पेस्टिसाइड्स यूज करो, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स यूज करो, ताकि इन सब से क्या हो, आपका यील्ड बढ़े। क्यों? जब इंसेक्ट्स नहीं होंगे तो नुकसान कम होगा, पेस्ट नहीं होंगे तो नुकसान कम होगा। आर्टिफिशियली जब आप फर्टिलाइजर्स यूज के प्रोडक्ट करके और फर्टिलिटी बढ़ाओगे सॉइल की, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। लेकिन धीरे धीरे हमको समझ में आना लगा कि भैया ये तरीका सही नहीं है। क्यों? जब हम इंसेक्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं तो वो इंसेक्टिसाइड, जो केमिकल इंसेक्टिसाइड हम यूज कर रहे हैं, वो बेनिफिशियल और हार्मफुल इंसेक्ट्स में डिफरेंशिएशन थोड़ी नहीं कर पा रहा है। वो तो हार्मफुल इंसेक्ट के साथ साथ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को भी मार रहा है। पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं तो वो पेस्टिसाइड, डीडीटी जैसे केमिकल जब हम यूज कर रहे हैं तो वो हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो रहे हैं, बर्ड्स के बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो रहे हैं, तो वहां पर उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। बर्ड्स में कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को हिंडर करते हैं वो। तो फिर हमने को समझ में आया कि नहीं भैया, हमको क्या करना चाहिए, हमको ऑर्गेनिक फार्मिंग पे जाना चाहिए। वी शुड गो टू द ऑर्गेनिक फार्मिंग। और अगर याद हो तो अपन ने चैप्टर नंबर 10 में यही तो डिस्कस किया था, ऑर्गेनिक फार्मिंग, कि भैया इंसेक्टिसाइड्स की बजाय बायो कंट्रोल पे ध्यान दो, पेस्टिसाइड की बजाय बायो कंट्रोल पे ध्यान दो, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स की बजाय जो है बायो फर्टिलाइजर्स यूज करो। इन दैट वे
आप प्रोडक्शन को बढ़ाओगे, है ना। लेकिन एक तीसरा कॉन्सेप्ट और अब अगर हम कहें यहां पर, तो एग्रीकल्चरिंग में जो आ रहा है वो है यूज ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी इन सच ए वे, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करो एग्रीकल्चर के फील्ड में इस तरीके से कि हम हमारे यील्ड को बढ़ा पाए, यील्ड को बढ़ा पाए। ठीक है, यानी ये तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, या तो हमको ऑर्गेनिक फार्मिंग और या यूज करना चाहिए हमारे को बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स का इन एग्रीकल्चर, ताकि हमारा क्या हो, प्रोडक्शन बढ़े। तो क्वेश्चन आया सर क्या वास्तव में ऐसा हुआ, क्या वास्तव में ऐसा किया गया है, और किया गया तो क्यों किया गया, कैसे किया गया? ठीक है, हाँ या ना? ये देखो बेटा, इन योर एनसीईआरटी ये देखो, फॉर द इंक्रीजिंग ऑफ द फूड प्रोडक्शन, भाई क्या क्या, तो आपकी जो 3 चीजें जो बोली थी, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चरिंग, ये क्या था, यूज ऑफ द आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स या इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स, ये एग्रोकेमिकल फर्टिलाइजर वाला कॉन्सेप्ट था। आजकल हम इसके लिए कह रहे हैं भैया ये तो बिल्कुल यूज मत करो, गॉट इट और नॉट। सेकेंड इज ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरिंग जो मैं कह रहा हूं, और थर्ड जो मैंने कहा यहां पर कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चरिंग करें। हम इन 2 को प्रमोट करें सो दैट हमारा क्या हो, फायदा हो, ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। ठीक है, तो क्वेश्चन आया कि सर ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो हम बनाए, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आप कह रहे हो कि हम इस तरह से मॉडिफिकेशन करें कि हमारे लिए फायदेमंद हो। तो क्वेश्चन है फायदेमंद कैसे हो सकते हैं, क्या हो सकता है, क्या क्या चीजें कर सकते हैं हम, मतलब आप कुछ ऑब्जेक्टिव्स बताओ और उनके फायदे बताओ कि इसके फायदा होगा। आप अक्सर इंडिया में आपने न्यूज़पेपर्स में ये न्यूज सुनी होंगी, सर्दी में पाला पड़ा, फसल खराब हो गई, बहुत ज्यादा बारिश हो गई, फसल खराब हो गई, इस बार बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ा, फसल खराब हो गई, है ना, हाँ या ना? इस तरह की न्यूज बहुत सुनी आपने ना? क्यों क्यों सुनी इस तरह की न्यूज आपने? क्योंकि बेसिकली प्लांट्स के अंदर उनके लिए क्या नहीं थी, टॉलरेंस नहीं थी, है ना। तो टॉलरेंस नहीं होने के कारण क्या हो रहा था, थोड़ी सा हमने तो क्या है, जैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं कहूं तो हम मॉनसून बेस्ड एग्रीकल्चरिंग है एक्चुअली इंडिया की। तो फार्मर क्या करता है बेचारा, कोशिश क्या करता है कि पहली दूसरी बारिश के टाइम ही क्रॉपिंग कर देता, वो सोइंग कर देता सीड की, ताकि चौथी पांचवी छठी बारिश तक आते आते क्या हो, सीडलिंग जो है प्लांटलेट्स बन जाए अच्छे खासे, और हमको कम से कम इरिगेशन डिपेंडेंट रहना पड़े। लेकिन पहली बारिश हुई, दूसरी बारिश हुई, उसके बाद बारिश ही नहीं हुई, लो अब की बार ड्राउट रह गया, अब क्या, अब प्लांट खत्म, मरेंगे। लेकिन अगर हमने कोई बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके इस तरह की चीज कर ली होती कि ये प्लांट शॉर्ट ड्यूरेशन में जल्दी ग्रो कर लेते, तो इनकी डिपेंडेंस ऑन द वाटर देखो क्या हो जाती, कम हो जाती। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊं, जैसे मान लो कि अगर कोई एक्स क्रॉप है वो 3 महीने में यानी अप्रोक्सीमेटली 120 डेज में मैच्योर होती है, और उसके अंदर जो सीड्स वगैरह बनते हैं वो 120 डेज में कंप्लीटली मैच्योर होके और वो मिलता है भाई मेरे को। ठीक है, लेकिन सपोज करो मैं बायोटेक्नोलॉजिकली कोई ऐसी वैरायटी बना लूं इस एक्स की, जो इन प्लेस ऑफ द 120 डेज अब मैच्योर हो रही हो कितने, 90 डेज में। तो 90 डेज में मैच्योर हो रही हो, अगर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी से इस तरह की वैरायटी मैंने एडवांस वैरायटी बनाई, तो देखो क्या हुआ, 30 दिन का पानी कम देना पड़ा, 30 दिन का फर्टिलाइजर कम देना पड़ा, 30 दिन का मैन पावर कम लगा वहां पर उस क्रॉप को ध्यान रखने के लिए, और मार्केट में जल्दी बेचा तो जल्दी प्रॉफिट होगा, तो मैं अगली क्रॉपिंग के बारे में या अगली प्लानिंग कर सकता हूं। तो नेचुरली मेरा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चरिंग में बायोटेक्नोलॉजी का जो होगा वो क्या होगा, to make such crops which are more tolerant for the abiotic stress। भैया बारिश ज्यादा हो जाए तो खराब होने के चांसेस कम हो, बारिश कम हो जाए
तो खराब होने के चांसेस कम हो। ठंड बहुत ज्यादा हो गई, अब की बारी पाला पड़ गया जैसे सर्दियों के दिनों में, तो फसल खराब होने के चांसेस कम हो। और गर्मी बहुत ज्यादा हो गई तो भी फसल खराब होने के चांसेस कम से कम हो। तो मैं उनमें अगर एबायोटिक फैक्टर्स के लिए रेजिस्टेंस बढ़ा पाऊं, कुछ ऐसे जीन इंट्रोड्यूस करके या कुछ ऐसी मैकेनिज्म करके उनकी रेजिस्टेंस को बढ़ा पाऊं जो उनको इस चीज को करने में हेल्प करे, तो व्हाट इज इट? बायोटेक्नोलॉजी। और साइंटिस्ट लगातार कोशिश कर रहे हैं नई नई वेराइटीज इस तरह की बनाने की। या सेकंड में कहूं, मेरा मेरा एम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, मेरे को क्या यूज करना पड़ता है? मेरे को पेस्टिसाइड्स यूज करने पड़ते हैं, मेरे को इंसेक्टिसाइड यूज करने पड़ते हैं, मेरे को फर्टिलाइजर्स यूज करने पड़ते हैं। काश काश कोई ऐसी क्रॉप होती जो पेस्ट रेजिस्टेंट होती और जिसकी रिलायंस ऑन द पेस्ट जो है वो कम से कम होती पेस्टिसाइड से। मेरे को पेस्टिसाइड्स छिड़कने ही नहीं पड़ते, नेचुरल तरीके से उनके अंदर कोई ऐसी एक रेजिस्टेंस होता जो कि उनको क्या करता, उन केमिकल पेस्टिसाइड्स जैसी चीजों को छिड़कने की जरूरत ही नहीं पड़ती और वो अपने अपने आप को बचा लेते। या पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को खत्म करने में हेल्प करे, कम करने में हेल्प करे। याद करो, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने पिछली बार वाले चैप्टर में एक एग्जांपल दिया था आपको, वापस दे रहा हूं मैं इस वाले टॉपिक में भी उस एग्जांपल को। ये देखो बेटा, पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस को कम करने वाला एक एग्जांपल। आपने देशी टमाटर देखे होंगे, है ना, देशी टमाटर। और आजकल वो एक इस तरह के लंबे लंबे से ये ऐसे बड़े से ऐसे टमाटर आते हैं, उनको भी देखा होगा। देखो, टमाटर की खेती करने वाले किसान के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? टमाटर मैच्योर हो गए, क्रॉप हो गई, तोड़ के मार्केट में लेके गया, उसने सोचा था 10 रुपीज पर केजी बेचूंगा, है 10 रुपीज पर केजी बेचूंगा। मार्केट में गया, मालूम पड़ा वहां पर वो प्राइस उसको कितना मिल रहा है, 4 रुपीज पर केजी मिल रहा है, पर केजी 4 रुपीज ही मिल रहा है। अब उसको पता है कि ये 4 रुपए बहुत घाटा है मेरे को, लेकिन उसको बेचना ही बेचना पड़ेगा, बेचना ही बेचना पड़ेगा। क्यों? उसको पता है कि अगर 2 दिन भी इन पके हुए टमाटरों को मैंने घर पे रख लिया, पिलपिले होकर खराब हो जाएंगे, सब बेकार हो जाएंगे। पहली चीज आई, सर पिलपिले क्यों हो जाते हैं? देखो, प्लांट सेल्स के अंदर एक एंजाइम मिलता है जिस एंजाइम का नाम है पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज एंजाइम। एक एंजाइम होता है प्लांट सेल्स में, और ये पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज एंजाइम जो है ये सेल वॉल को डिग्रेड करता है, और सेल वॉल को डिग्रेड करके सेल वॉल को जब सॉफ्ट कर देता है तो प्लांट सेल सॉफ्ट हो जाएंगी, पिलपिली हो जाएंगी, जल्दी खराब हो जाएंगे। तो मेरी प्रॉब्लम जो थी कि ये था कि इस पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज की एक्टिविटी को स्लो डाउन करूं या इसकी एक्टिविटी को खत्म करूं, कैसे? तो रिसर्चेज हुई और टोमेटो की एक वैरायटी बनाई गई जिसका नाम दिया गया फ्लेवर सार्व। एंड दिस फ्लेवर सार्व इन इट जीन मॉडिफिकेशन के थ्रू इस पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज एंजाइम को क्या कर दिया गया? इनएक्टिवेटेड कर दिया गया। नाउ व्हाट? नाउ पोस्ट हार्वेस्टेड लाइफ बढ़ गई टोमेटोज की। आपको पहले पता था कि ये 3 दिन में खराब हो जाएंगे, बट नाउ वी नो कि भैया 7 दिन या 8 दिन या 10 दिन भी चलेंगे, अभी तो 10 दिन तक खराब नहीं होंगे। तो आप क्या है, 3 दिन में आपको लग रहा है कि यार अगले 3 दिन बाद और प्राइस बढ़ जाएगा, 8 रुपए हो जाएगा या 10 रुपए हो जाएगा, तब बेचूंगा। तो आप घर पे लेके आ सकते हो उन टमाटो को, ठीक है अभी 3 दिन तो अभी तो खराब नहीं होंगे, मेरे को पता है कि खराब नहीं होंगे। और 3 दिन बाद गए आप और मार्केट में अगर आपको प्राइस अच्छा मिल गया, आपने बेच दिया। तो वो जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हो सकते थे, उनको आपने यहां पर क्या किया? You reduce in that way here by the recombinant DNA technology, है ना, बायोटेक्नोलॉजी का ये यूज हुआ। देखो, another increased the efficiency of the mineral uses। क्या है भाई, आप कोई एक क्रॉपिंग कर रहे थे एक फार्म हाउस में, आपके पास फार्म हाउस है, आप क्रॉप उगा रहे हो या प्लांट्स उगा रहे हो। अब आपने कोई क्रॉप उगाई मान लो, और एक्स क्रॉप के लिए आपको भाई यहां पर 50 kg जो है फर्टिलाइजर पर हेक्टेयर डालना है, 50 kg पर हेक्टेयर डालना है ना, तब जाके ये क्रॉप्स जो है अच्छे से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर पाएगी। हमेशा क्या करना पड़ता है, जितना एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट उससे ज्यादा डालना पड़ता है हमको सॉइल में, ताकि प्लांट्स क्या है आसानी से उनको एब्जॉर्ब कर पाए। लेकिन अब आपको लग रहा है यार 50 kg की बजाय अगर काश मैं 40 kg से काम चला पाता तो कितना बढ़िया होता। लेकिन ये तो बढ़िया तो तब होता ना जब इस प्लांट में इतनी एफिशिएंसी होती कि सॉइल में 50 की बजाय 40 होता, तो भी एफिशिएंटली उसको एब्जॉर्ब कर लेता और न्यूट्रिएंट्स को, कोई बात नहीं कम है लेकिन है जिसको मैं तो एब्जॉर्ब कर लूंगा।
अगर ये कैपेसिटी होती तो वो प्लांट ग्रो कर लेता वहां। तो ये कैपेसिटी डेवलप करो ना प्लांट्स में। व्हाट इज इट? बायोटेक्नोलॉजी। तो विद द हेल्प ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी हमने क्या किया? we increase the efficiency of the mineral uses by the plants, absorb करना प्लस उसको प्रॉपर तरीके से यूसेस करना, है ना। prevents the early exhaustion of the fertility of the soil. soil जल्दी भाई ऐसा नहीं कि पहले सारा एक साथ ही एब्जॉर्ब भी कर लिया, धीरे धीरे एज एंड व्हेन ग्रोथ है तो उस समय वो प्लांट ने क्या करा, उनको एब्जॉर्ब करते रहे, बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते रहे इन दैट वे। ये किससे क्या हमने जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करके हमने प्लांट्स की ऐसी वेराइटीज बनाई। सो मैंने कहा यहाँ पर इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ द मिनरल यूसेज बाय द प्लांट्स। सिमिलरली और क्या सर, और भी क्या? तो हमने कहा भाई न्यूट्रिशनल वैल्यूज बढ़ाओ आपके। अगर यहाँ देखो यहाँ तो टू इंक्रीज द न्यूट्रिशनल वैल्यू, क्लास 10th में भी आपने शायद ये नाम पढ़ा था, गोल्डन राइस वाला, याद है क्या? ज्यादातर राइस बेल्ट्स में जहां पर राइस खाया जाता है, उस राइस बेल्ट्स में, उन एरियाज को कहते हैं राइस बेल्ट्स, है ना। जैसे साउथ इंडिया, अपने इंडिया के अंदर साउथ में बहुत सारा राइस खाया जाता है, तो राइस बेल्ट्स में वहां देखा गया कि वहां पर जो है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए की बहुत प्रॉब्लम होती है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, है ना। और डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए के कारण नाइट ब्लाइंडनेस जैसी प्रॉब्लम, डेफिशिएंसी जब नाइट विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है तो एक डिजीज हो जाती है जिसको कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, रात को दिखाई नहीं देता साफ ढंग से, रतौंधी हिंदी में बोलते हैं रतौंधी, है ना। नाइट ब्लाइंडनेस, दिस इज नॉट कलर ब्लाइंडनेस, ध्यान रखना। कलर ब्लाइंडनेस इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर एंड नाइट ब्लाइंडनेस इज द डेफिशिएंसी और डिसऑर्डर ऑफ द विटामिन ए। तो क्या करें भाई कि भाई समहाउ हम क्या करें, राइस के अंदर विटामिन ए की कंटेंट को अगर बढ़ा पाए तो प्रॉब्लम सॉल्व है हमारी। तो रिसर्चेस हुई एंड ड्यूरिंग द रिसर्चेस राइस की एक वैरायटी बनाई गई जिसको नाम दिया गया था गोल्डन राइस, और उस गोल्डन राइस में हाई कंटेंट ऑफ विटामिन ए इंक्रीज किया गया एंड इन दैट वे हमने देखो विटामिन ए डेफिशिएंसी को सप्लीमेंट करने की कोशिश की, बायोटेक्नोलॉजी। या पोटैटो के बारे में बात करते हो, पोटैटो के बारे में अगर मैं कहूं तो पोटैटो इज रिच सोर्स ऑफ द स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट है पोटैटो, स्टार्च है। सो पोटैटो के बारे में हम बात करें तो पोटैटो के लिए मैंने कहा कि भाई इट इज अ रिच सोर्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, है ना। अब आलू खाने का किसी को शौक है बहुत ज्यादा, तो नेचुरली उसको कार्बोहाइड्रेट तो मिल रहा है लेकिन प्रोटीन तो मिल ही नहीं रहा। लेकिन अगर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए इस तरह का जेनेटिकली मॉडिफाइड पोटैटो वैरायटी बनाए जिसमें विच इज रिच इन द प्रोटीन ऑल्सो, तो देखो कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ वहां पर क्या भी मिलेगा, प्रोटीन। ठीक है, तो हम इस तरह के ये मॉडिफिकेशंस करने की कोशिश कर रहे हैं और कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोशिश ही कर रहे हैं, हो रहे भी है, नए नए वैरायटीज इस तरह की बना भी रहे हैं हम इन दिस वे। ठीक है, जैसे प्लांट्स के साथ एक प्रॉब्लम क्या है, वायरल इन्फेक्शंस हो गए, प्लांट्स को प्रोडक्शन कम हो गया, तो वायरल इन्फेक्शंस हो गए प्लांट में और प्रोडक्शन कम हो गया, तो मैं क्या चाहूंगा कि यार काश इस प्लांट के अंदर ऑटोमेटिकली ही उस वायरस के लिए रेजिस्टेंस होती, चांसेस ऑफ द इन्फेक्शन कम होते, तो क्या होता, इन्फेक्शंस के चांसेस कम। जैसे आगे इस चैप्टर के आगे अपन जब अपनी डिटेल में चलेंगे तो यू विल सी कि हमने आरएनए इंटरफेरेंस के कॉन्सेप्ट से टोमेटोज में, टोबैकोज में, पोटैटोज में हमने इस तरह से वायरल रेजिस्टेंस डेवलप किया है, वहां पर निमेटोड्स के लिए जो है रेजिस्टेंस डेवलप किया है फॉर द निमेटोड्स एंड ऑल। निमेटोड्स के लिए हमने स्पेशली टोबैको में और टोमेटो प्लांट में जो है ये कॉन्सेप्ट हमने डेवलप किया है। तो सिमिलरली फॉर द वायरसेस आल्सो, या हर्बिसाइड्स के लिए रेजिस्टेंस, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस डेवलप करने के लिए जैसे कॉटन में, मेज में, टोबैको में हमने ये चीज की है। या मॉडिफिकेशन ऑफ द फ्लावर कलर, मॉडिफिकेशन ऑफ द फ्लावर कलर। अब आपने पता नहीं, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस ब्लू रोज,
रोज, आप कभी चंडीगढ़ जाओ तो चंडीगढ़ में आप वहां पर एक रोज गार्डन है, एंड इफ यू गेट द चांस टू विजिट इट, आप देखोगे वहां पर अलग अलग तरह के, पता नहीं कितने तरीके के वेराइटीज ऑफ द रोज हैं। अब वो तो खैर वहां पर ग्राफ्टिंग वगैरह भी शायद आई थिंक यूज करते हैं वो टेक्निक्स वगैरह, बट स्टिल हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ब्लू रोज बनाया, एंड इट अपीयर्स वेरी गुड। ऑर्नामेंटल प्लांट है, सजावटी प्लांट है, हम वहां सजावट के लिए उसको क्या करते हैं, काम में लेते हैं। सो दैट इज देयर। या फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल्स में आप अभी जब इस चैप्टर में आगे चलोगे तो आई विल टेल यू कि पूरे वर्ल्ड में अभी तक करीबन 30 के करीब ऐसी ड्रग्स हैं जो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बनाई जा चुकी है, और जिसमें से करीबन 12 जो है हम इंडिया में यूज भी कर रहे हैं। एंड यू विल सरप्राइज टू नो कि जो सबसे पहला बायोटेक्नोलॉजिकली जो कंपोनेंट, जो सब्सटेंस बनाया गया था, दैट वाज ह्यूमुलिन। उसका नाम था ह्यूमुलिन, जो बायोटेक्नोलॉजिकली बनाया गया था। एंड दिस ह्यूमुलिन इज व्हाट, वन काइंड ऑफ द आर्टिफिशियल इंसुलिन। जो आज आपके मार्केट में आर्टिफिशियल इंसुलिन आता है ना, दैट वाज द रिजल्ट ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। Nadula is asking कि सर कैन वी मेक द वीड्स यूजफुल? जो वीड्स होती हैं, प्लांट्स, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, क्या हम उनको यूजफुल बना सकते हैं? देखो बेटा, द वन इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, कि दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द हाउ बेनिफिशियल अ पर्टिकुलर प्लांट इज। भाई चेंज करने के बाद क्या उसके वास्तव में हमारे को कोई ऐसे बेनिफिट है या नहीं है, दिस ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो मैं वीड्स के ऊपर क्यों ध्यान दूं? अभी तो जो मेरे जो नॉर्मल प्लांट्स जो मैं राइस के ऊपर ध्यान दूं या जो अनवांटेड प्लांट है उसके ऊपर ध्यान दूं? पहले मैं राइस के ऊपर ध्यान दूं ना, कि राइस की का मॉडिफिकेशन करके उसके अंदर इंप्रोवाइज क्वालिटीज डेवलप करूं, बजाय इसके कि मैं जो अनवांटेड प्लांट है जो कहीं काम का नहीं है उसको यूजफुल बनाने की बजाय, क्योंकि उसमें एफर्ट्स ज्यादा लगेंगे। लेकिन जो ऑलरेडी यूजफुल है उसमें कुछ चेंजेस करके उसकी क्वालिटी को इंप्रोवाइज करना कंपैरेटिवली ज्यादा आसान होगा। बट डेफिनेटली हम इन फ्यूचर शायद ये भी कर पाए, है ना। सो दिस ऑल डिपेंड्स कि कितनी एफिशिएंटली हमारी टूल्स एंड टेक्निक्स काम कर रही है वहां पर, उस पर डिपेंड करेगा ये। ठीक है, सिमिलरली जैसे कमर्शियल बायो प्रोडक्ट्स, आपने टर्म सुनी होगी बायोडीजल्स, है ना। आजकल हम बायोडीजल्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं कि भैया हमारा जो फॉसिल फ्यूल है वो तो खत्म हो रहा है, तो वी नीड सम न्यू सोर्सेज, एंड वन ऑफ द सोर्स इज व्हाट, बायोडीजल। तो हम बायोटेक्नोलॉजिकली इस तरह की चीजें बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर के फील्ड में आपको मैंने ये कुछ चीजें दी जो विच आर द ऑब्जेक्टिव और जिनके लिए हम काम कर रहे हैं। अब क्वेश्चन आया, सर वास्तव में ऐसा कुछ हुआ भी है क्या? तो एक तो मैंने आपको ये टोमेटो राइस वाला एग्जांपल दिया कि देखो हुआ है क्यों नहीं हुआ है, गोल्डन राइस वाला एग्जांपल दिया, हुआ है क्यों नहीं हुआ है, और सबसे बड़ा जो अगर इसमें बोलूं यहाँ पर, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके नीट एंड बोर्ड दोनों में आता है, एंड ऑलमोस्ट हर साल ये क्वेश्चन आता है, नीट में भी और बोर्ड्स में भी। एक बार ये आता है, ये नहीं तो अगला वाला अभी जो मैं डिस्कस करूंगा वो आता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, एंड दैट इज डेवलपमेंट ऑफ इंसेक्ट रेजिस्टेंस इन द प्लांट्स। याद करो, आज के चैप्टर का शुरुआत ही जो मैंने कही थी, वो चैप्टर की शुरुआत क्या की थी कि एग्रोकेमिकल फर्टिलाइजर्स जो यूज करने वाला कॉन्सेप्ट था, उसमें यही था कि यूज ऑफ द इंसेक्टिसाइड्स, क्योंकि हमको इंसेक्ट्स को मारना पड़ता है तब प्रोडक्शन हमारा बढ़ रहा है। नाउ इफ यू रिमेंबर इन लास्ट चैप्टर, हम चैप्टर नंबर 10 जब पढ़ रहे थे तो वहां पर मैंने क्राई प्रोटीन के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल बताया था कि हमने बैसिलस थ्रोनोजेनेसिस बैक्टीरिया में से क्राई प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करके और पाउडरी फॉर्म में नाउ इट इज अवेलेबल, जिसको हम स्प्रे करते हैं और उस तरह से कंट्रोल करते हैं। लेकिन उसमें भी यही है कि हमको उसको स्प्रे करना पड़ रहा है। लेकिन अब हम अगर कहें तो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू इस तरह के प्लांट्स बना लिए जिनमें नेचुरली उनकी लीव्स के अंदर क्या बन रहा है, क्राई प्रोटीन्स बन रहे हैं। तो क्या किया गया होगा, क्राई प्रोटीन जैसी चीज को, इसको हमने जो प्लांट्स बनाए, नाउअडेज बीटी कॉटन इज अवेलेबल, बीटी मेज इज अवेलेबल, बीटी ब्रिंजल is available, BT brinjal,
है ना। और ये नहीं, और भी कई सारी वेराइटीज हैं, लेकिन ये सबसे मोस्ट कॉमन वेराइटीज जो कि हम अगर कहें तो ये जो कि इस तरह से बनाई गई। अब क्या किया गया होगा, देखो समझना। बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, बैक्टीरिया का नाम याद रखना पहली चीज तो। बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस जो एक सॉइल बैक्टीरिया है, सॉइल में मिलने वाला बैक्टीरिया है ना। इसके अंदर क्राइजीन्स आर फाउंड, अ जीन फैमिली क्राइजीन ओवर इट्स प्लाज्मिड। ठीक है, प्लाज्मिड में क्राइजीन फैमिली के जीन्स मिलते हैं। क्राइजीन फैमिली के जीन्स मतलब क्या एक जीन है या एक से ज्यादा? डेफिनेटली फैमिली बोल रहा हूं तो इसका मतलब मोर देन वन टाइप ऑफ द क्राइजीन्स आर देयर। ठीक है, और आपने अगर नोटिस किया हो, मैंने पहले भी बोला था फिर बोल रहा हूं आपस में, देखो क्राइजीन में क्राई जो लिखा है उसका सी स्मॉल लेटर है, लेकिन अगली लाइन में मैंने जब क्राई प्रोटीन लिखा तो उसका सी कैपिटल लिखा। बिकॉज ऑलवेज व्हेनेवर वी रिप्रेजेंट एनी प्रोटीन उसका फर्स्ट अल्फाबेट हम स्मॉल लेटर में लेते हैं, और उससे बनने वाली कोई प्रोटीन उसी नाम से अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसका पहला अल्फाबेट जो है हम हमेशा कैपिटल लेटर में लेते हैं, ध्यान रखना। और इसलिए क्राइजीन का मैंने पहला लेटर अल्फाबेट जो है स्मॉल लेटर लिया, और क्राई प्रोटीन का पहला लेटर जो है दैट इज अ कैपिटल 1। ठीक है, तो क्या किया गया होगा, क्राइजीन को आइसोलेट किया गया होगा बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस में से, फिर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के प्लाज्मिड में इसको इंसर्ट करके और इसको बैक्टीरिया एग्रोबैक्टीरियम के अंदर डाला गया होगा। याद करो वो सारी टेक्निक वही जो पिछली बार अपन ने चैप्टर में याद की थी, है ना। एंड देन दिस वाज इंट्रोड्यूस इनटू द प्लांट नेचुरली, यानी इन प्लांट्स के अंदर अब ये क्राइजीन वहां पर है, नेचुरली उन प्लांट्स के अंदर क्राइजीन है वहां पर। And this crygene produces the cryproteins by using the amino acids, वहां पर cryproteins बना रही है, और वो cryproteins उनकी लीव्स के अंदर है, नेचुरली उनके लीव्स के अंदर वहां प्रेजेंट है cryproteins, बट इन इनएक्टिव फॉर्म। अभी वो इनएक्टिव है, प्रोटॉक्सिन फॉर्म में है, प्रोटॉक्सिन फॉर्म में है। अब क्या, जैसे मैं एग्जांपल लूं यहां पर बीटी कॉटन का, और उसके साथ डिटेल में चलूंगा आपके, तो आपको समझ में आ जाएगा। जो बीटी कॉटन प्लांट्स, मतलब जो कॉटन प्लांट्स है, कॉटन प्लांट्स, मैं डायग्राम ले लूं एक बार वहां से एनसीईआरटी में आपके, ये देखो बेटा, इन द एनसीईआरटी द डायग्राम इज गिवन हियर, ये रहा। आप कॉटन की क्रॉपिंग किस लिए करते हो, अगर आप समझो कॉटन की क्रॉपिंग को, तो कॉटन प्लांट क्यों ग्रो करते हो? क्योंकि कॉटन प्लांट के फ्रूट में ये देखो, ये वहां कैप्सूल के अंदर देखो फाइबर्स बन रहे हैं, कॉटन फाइबर्स, और ये कॉटन फाइबर जितना लंबा होगा उतनी क्वालिटी कॉटन की क्या होगी, अच्छी होगी। लेकिन देयर इज अ इंसेक्ट नेम्ड एज बॉलवॉर्म, एक इंसेक्ट है जिसका नाम है बॉलवॉर्म, और इस इंसेक्ट बॉलवॉर्म का जो एडल्ट होता है वो एडल्ट इस बॉल, कॉटन बॉल, ये कॉटन बॉल कहलाती है, ये जो बनी ना ये कॉटन बॉल कहलाती है बेटा, ध्यान रखना। और इसीलिए इसको क्या कहा गया है यहाँ पर, कॉटन बॉलवॉर्म बोला जाता है। ठीक है, तो ये एडल्ट जो है कॉटन बॉलवॉर्म का, ये इस कॉटन फाइबर्स को खाता है और इनको छोटे छोटे थ्रेड में तोड़ देता है। अब कॉटन के थ्रेड अगर छोटे छोटे हो गए तो देखो बेकार हो गया, वो तो बेकार है, कोई काम का नहीं। ठीक है, तो अब कैसे कंट्रोल करूं इस चीज को, कैसे कंट्रोल करूं? तो क्या किया गया, प्लांट्स के अंदर बीटी जीन इंट्रोड्यूस किया गया कॉटन प्लांट के अंदर, एंड बिकॉज ऑफ दिस नेचुरल तरीके से उस कॉटन प्लांट की लीफ में क्राई प्रोटीन बनता है जो इनएक्टिव फॉर्म में है। अब अपन को पता है कि कॉटन बॉलवॉर्म जो है उसका लार्वा जब डेवलप होगा तो लार्वा, हर लार्वा, सारे लार्वा कैसे होते हैं, फाइटोफेगस होते हैं, याद है ना, बहुत बार बोल चुका हूं मैं, फाइटोफेगस होते हैं, लीव्स खाते हैं। ठीक है, फाइटोफेगस यानी लीफ खाएगा। तो कॉटन बॉलवॉर्म का जो लार्वा है वो भी लीफ खाएगा, और कॉटन की जब लीफ खा रहा है तो लीफ जैसे ही खाई उसकी, तो उसके अंदर जो क्राई प्रोटीन था इनएक्टिव फॉर्म में वो गया उसकी एलिमेंट्री कैनाल में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते ही ये प्रोटॉक्सिन जो है, ये प्रोटॉक्सिन क्रिस्टलाइन जो थे, ये उसके एल्कलाइन मीडियम में, स्मॉल इंटेस्टाइन के एल्कलाइन मीडियम में गए, और वहां जाते ही ये एक्टिव हो गए, प्रोटॉक्सिन एक्टिव हो गए टॉक्सिन कंडीशन में। तो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम ने उसको सोलुबलाइज किया, क्रिस्टल्स को सोलुबलाइज किया एल्कलाइन मीडियम में, और प्रोटॉक्सिन्स को टॉक्सिन्स में कन्वर्ट किया। और जैसे ही वो टॉक्सिन्स जो है उसके
उसके उसके एंजाइम जो उसकी एलिमेंट्री कैनाल में उन्होंने, है ना। तो टॉक्सिन्स जो, ये टॉक्सिन्स जो बने, नाउ दे बाइंड्स विद द एपिथेलियल मेम्ब्रेन ऑफ द इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन के अंदर अब करना क्या शुरू हुए, परफोरेशन, पोर्स बनाना शुरू हुए, और पोर्स बने, स्वेलिंग हुई, पानी अंदर आया, पानी अंदर आया तो स्वेलिंग हुई, एंड द लाइसिस बस्ट, तो इंटेस्टाइन की सेल्स रप्चर होना शुरू हुई, बस्ट होना शुरू हुई, एंड बिकॉज ऑफ दिस वो लार्वा जो है उस बॉलवर्म का, वो लार्वा मर गया। और जब लार्वा मर गया तो एडल्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ, और जब एडल्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ तो उस प्लांट पे जब कॉटन की बॉल लगेगी तो उस समय उसको खाने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए कोई एडल्ट नहीं है। ये लो, कोई इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ी, नेचुरली उस प्लांट ने खुद ने उसको कंट्रोल कर लिया, देखो खुद ने कंट्रोल कर लिया। अब कभी पूछ ले, हालांकि इट्स नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, बट कभी पूछ ले कि भाई इस कॉटन बॉलवर्म का नाम क्या है, जूलॉजिकल नेम क्या है, तो जूलॉजिकल नेम है एरियस विटेला या एरियस इंसुलाना, ठीक है, आगे बात में। लेकिन जो पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन है क्या, कि कौन सा वाला क्राइजीन, आपने कहा ना बिगिनिंग में, मैंने क्या कहा, क्राइजीन फैमिली है, एक से ज्यादा तरह के क्राइजीन है, तो क्वेश्चन है कॉटन बॉलवर्म के अगेंस्ट कौन सा वाला क्राइजीन है जो इफेक्टिव है, और ये क्वेश्चन है। तो कॉटन बॉलवर्म के अगेंस्ट दो क्राइजीन्स हैं जो इफेक्टिव हैं, टू क्राइजीन्स, और उन क्राइजीन्स का नाम है क्राइजीन 1AC एंड क्राइजीन 2AB। ध्यान से देखना, 1AC में A इज कैपिटल एंड C इज स्मॉल, एंड क्राइजीन 2AB में A इज कैपिटल एंड B इज स्मॉल। तो क्वेश्चन आया सर इसका मतलब और भी अलग अलग तरीके के क्राइजीन्स होते हैं क्या वहां पर, फैमिली बोल रहे हो तो हम कह रहे हैं बिल्कुल होते हैं। जैसे, तो जैसे मैंने एक और आपके बुक में दे रखा है, देखो, क्राई 1AB, एंड दिस क्राई 1AB इज इफेक्टिव अगेंस्ट द कॉर्न बोरर। मेज प्लांट के अंदर, मेज के अंदर, मक्का के प्लांट के अंदर, मेज में एक इंसेक्ट होता है जो कॉर्न बोरर होता है। वो कॉर्न बोरर इंसेक्ट जो है वो उसको, कॉर्न को नुकसान पहुंचाता है। तो उसकी लार्वी को कंट्रोल करने के लिए यहां पर उसके अंदर नेचुरल तरीके से क्या डाला गया, क्राई 1AB जीन डाला गया, जो उस कॉर्न बोरर के लार्वी को खत्म करता है। तो जब वो लार्वी खत्म हो गए तो एडल्ट नहीं है, एडल्ट नहीं है तो कॉर्न प्लांट को नुकसान नहीं होगा। इस तरह से बनाया हुआ कॉर्न जो है वो क्या कहलाया, बीटी कॉर्न कहलाया, दैट इज बीटी कॉर्न। ये बीटी कॉटन था, ये बीटी कॉर्न है। तो बीटी कॉटन में कौन से जीन डाले गए, ये क्राई 1AC एंड क्राई 2AB। लेकिन बीटी कॉर्न में कौन से डाले गए, तो क्राई 1AB डाला गया। दिस इज अबाउट द, अब यहां एक, आज की क्लास के बिगिनिंग में मृदुला ने एक क्वेश्चन पूछा कि सर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है इसके कोई साइड इफेक्ट या हार्मफुल इफेक्ट है, और शुड वी प्रोड्यूस इट और शुड वी नॉट प्रोड्यूस इट। हमको ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से इस तरह से एनिमल्स में या प्लांट्स में चेंजेस करने चाहिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड करना चाहिए उनको या नहीं करना चाहिए, व्हाट डू यू ऑल से, क्या कहते हो तुम लोग, अपने व्यूज दो। हमको करनी चाहिए इस तरह से जेनेटिकली मॉडिफाइड करना चाहिए एनिमल्स को या प्लांट्स को, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। राइट इन द चैट बॉक्स, लिखो चैट बॉक्स में क्या कहते हो तुम लोग, आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। Yes or no, both. Depend on percentage of profit and loss.
messing with natural things always have some advantage. Messing with, okay, messing with, we should do it, but and yes sir, but doing that their quality and lifespan is increasing up to certain extent. If more profitable, then we should do it. So these are the certain messing with natural things always have some disadvantage. Yes. So these are your views, and by these all views जो आपने share किए, that means it is a question of debate. It is a question of debate, and yes, of course, the complete scientific world is divided into the two parts, same as you have said, same kind of the statements. Some were in the support and some were in not in the support. Some were saying yes, of course, why not? If we could do, if we could change, if we could modify, then we should do it. Just a second, beta.